उसके बाद आपके लिए यहाँ पर फिर से एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग करता है। क्वेश्चन की कहानी समझिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उसको समझिएगा ध्यान से पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको करना स्टार्ट करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। आपको यहां पर कर्व की एक इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। वो वाला कर्व आपका किस पॉइंट से पास हो रहा है? उस पॉइंट 1 1 से पास हो रहा है। अच्छा, कोई कर्व अगर किसी पॉइंट से पास होता है तो इसका ये मतलब है कि वो वाला पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उस पॉइंट्स को उठा के अगर आप कर्व की इक्वेशन के अंदर रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। ये कहानी होती है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है। वो वाला कर्व पास हो रहा है पॉइंट 1 1 से। अब कहानी आपको दी हुई है, इफ द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द कर्व। मतलब कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर मीट करेगा, सच दैट, इस तरीके से मीट करेगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कि जो P है वो ए बी का क्या होगा? वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। अब कहानी समझना, मान लीजिए आपके पास यहां पर ये कार्टेशियन एक्सिस है। मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एक कार्टेशियन एक्सिस है और मैं इस तरीके से एक कर्व बना देता हूं। लेट से मैंने यहां पर इस तरीके से एक कर्व बना दिया। ये वाली सिंपल सी कहानी। कर्व ऐसा भी हो सकता था, अगर ये कार्टेशियन एक्सिस है तो कर्व ये भी हो सकता था। अगर ये कार्टेशियन एक्सिस है तो कर्व ऐसा भी हो सकता था। अगर ये कार्टेशियन एक्सिस है तो कर्व कुछ इस तरीके से भी हो सकता था। उससे कोई चेंज नहीं होगा, कर्व आपके सामने मतलब नॉर्मल सा रहेगा। बस कंडीशन उसमें उसने दिया हुआ है कि आप कर्व के जब पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपका ए और बी पर, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे टच करता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऐसा कर्व ड्रॉ कर दें जहां पर अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा तो वो पैरेलल हो जाए, वो कभी वाई एक्सिस को तो टच कर दे, एक्स को ना कर पाए। या फिर अगर हमने इस पॉइंट पर ड्रॉ करा तो वो एक्स एक्सिस को कर दे लेकिन वाई ना कर पाए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें एक ऐसा कर्व उठाना है, कोई सा भी कर्व उठा लो, आप वो उठा लो, आप ये उठा लो, यहां पर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरीके से। ये यहां पर एक्स को टच कर रहा है, यहां पर वाई को टच कर रहा है। आप यहां पर ड्रॉ कर दो, ये एक्स को टच कर रहा है, ये वाई को टच कर रहा है। आप यहां पर ड्रॉ कर दो, ये आगे जाके यहां पर एक्स को कर रहा है, यहां पर वाई को कर रहा है। आप यहां पर ड्रॉ कर दो, ये यहां पर एक्स को कर रहा है, यहां, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक्स और वाई पर टच करना चाहिए। इस तरीके से कहानी हमें दी हुई है। ऐसा मत कर देना कि वो जो टेंजेंट होगा वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज से हमें यहां पर बचना है। तो आप यहां पर टेंजेंट देख सकते हैं, जब मैंने ये ड्रॉ करा तो इसने एक्स को यहां टच करा, वाई को यहां टच करा। मैंने जब ये ड्रॉ करा तो इसने एक्स को यहां टच करा, वाई को यहां करा। जब इस पॉइंट पर ड्रॉ करा तो एक्स को यहां टच करा, वाई को यहां टच करा। जब इस पॉइंट पे ड्रॉ करा तो एक्स को यहां टच करा, वाई को यहां टच करा। इस तरीके से कहानी हमें लेनी है। वो कहां कैसे कर्व लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर कर्व आपके सामने किसी ना किसी पॉइंट पर टच कर रहा है। इस चीज का हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए इसको रफ करता हूं क्योंकि ये तो रफ पोर्शन था समझाने के लिए। जो हमारा मेन कर्व है वो वाला है। अब समझिएगा इसको। ओके, तो एक काम करता हूं, मैंने यहां पर ये एक कर्व लिया है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और मैं क्या करता हूं, कर्व के लेट से इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। कोई सा भी पॉइंट हो सकता है वो, बस कुछ ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा क्योंकि वो एक्स और वाई को कहीं ना कहीं टच कर दे। तो लेट से मैंने यहां पर इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ करा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा। अब क्वेश्चन वाले की कहानी पढ़िएगा। इफ द, मतलब लास्ट वाली, फर्स्ट की लास्ट वाली लाइन में, इफ द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई, अगर आप उसके किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई पर
टेंजेंट ड्रॉ करते हो। मैंने क्या करा, मैंने इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा। तो अगर मैंने इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा तो इसका नाम होगा P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये जो P के साथ ब्रैकेट के अंदर x, y लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप P पॉइंट पर काम कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। इसका ये मतलब होता है। आप यहां ड्रॉ करते तो वो आगे चल के x को टच करता और y को टच करता, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो पॉइंट आपका यहां हो जाता। जैसे मैं ये समझा रहा हूं कि मान लीजिए आप इसी वाले कर्व पे अगर काम करते और टेंजेंट को यहां ड्रॉ करते तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो यहां पर इस बार x को टच करता, यहां पर y को टच करता, उससे फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं कहानी तो टच कर रही है ना। तो ये वाला पॉइंट हो जाता P के साथ x, y। क्या ये कहानी समझ आई? आपके पास एक कर्व था, आपने कर्व की किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा, वो टेंजेंट आपने इस तरीके से ड्रॉ करा कि वो कार्टेशियन एक्सिस को ए और बी पे टच कर रहा है, हमें दिख भी रहा है वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा उसका नाम दिया हमने पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई। अब समझो, ये वाले टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को यहां पर ए पॉइंट पे टच करा, वाई एक्सिस को यहां पर बी पॉइंट पे टच करा। क्योंकि हम लोग पहले एक्स का रिजल्ट लेते हैं फिर वाई का रिजल्ट लेते हैं, क्वेश्चन वाले की कहानी भी है कि कर्व मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। कर्व जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर मीट कर रहा है, सच डेट, ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, सच डेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो P है वो ए बी का मिड पॉइंट है। एक सेकेंड, जो P है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, ये तो रफली डायग्राम है जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब समझो, आपके पास एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी है जिसके पास यहां पर कोऑर्डिनेट है x, y। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि x, y किसी का मिड पॉइंट है तो बताओ x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आपको ये पता है कि भाई x एक्सिस पे दुनिया का कोई भी पॉइंट आ जाए, रिजल्ट में y आपका 0 होगा, x कुछ ना कुछ होगा, x कुछ ना कुछ होगा। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, x आपका 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा, y कुछ ना कुछ होगा। कहानी समझ आई? अगर ये एक्स वाई आपका मिड पॉइंट है तो हमें ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को बताना है। सिर्फ नाम पता है, इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इस वाले पॉइंट का नाम बी है, लेकिन एक्स और वाई वाले रिजल्ट नहीं पता कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ये हमें नहीं पता। तो उसको फाइंड करने के लिए मैंने ये बताया कि भाई अगर ये लाइन एक्स को यहां पर टच कर रही है, इसका मतलब इस एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स का कुछ ना कुछ होगा, अभी मैं निकालूंगा। अगर ये लाइन वाई एक्सिस को यहां टच कर रही है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई का कुछ ना कुछ होगा, अभी हम लोग निकालेंगे। अब सोचो, किसी ना किसी का 0 के साथ मिड पॉइंट वाई आ रहा है, मतलब मैंने किसी दो चीज को प्लस करा और उसका मिड पॉइंट निकाला तो y आ गया। तो बताओ यहां पर पॉइंट क्या होगा? कहानी समझना, लाइन पर आपको बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, यहां वाला लेट से इसका नाम मैं अभी ऐसे स्क्वायर बना दे रहा हूं क्योंकि ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पता, कॉमा 0। यहां पर मैं पीछे वाले y को स्क्वायर बना दे रहा हूं, आगे वाला पॉइंट x एक्सिस 0। इस तरीके से मेरे पास कहानी है, ये x एक्सिस का पॉइंट है ये वाला, ये y एक्सिस का पॉइंट है ये वाला। आप किसी ना किसी चीज का मिड पॉइंट 0 के साथ ले रहे हो तो x आ रहा है, तो किसी ना किसी चीज का 0 के साथ मिड पॉइंट लेने पर आपको रिजल्ट x मिल रहा है। स्क्वायर का 0 के साथ मिड पॉइंट लेने पर x मिल रहा है, तो स्क्वायर में 0 प्लस करोगे तो स्क्वायर ही आएगा। स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो स्क्वायर की वैल्यू 2x आ गई, मतलब ये वाली कहानी आपके पास 2x आ गई।
जरा इसको समझो। 0 का किसी ना किसी के साथ मिड पॉइंट y आ रहा है, 0 का किसी ना किसी के साथ मिड पॉइंट y आ रहा है। अब किसी ना किसी में 0 प्लस करोगे तो वही किसी ना किसी आएगा, 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में भेजो तो उस किसी ना किसी की वैल्यू 2y आ गई। मतलब ये रिजल्ट में आपको यहां पर 2y मिल गया, ये आपको 2y मिल गया। चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, ये आपको 2x मिला है और ये आपको 2y मिला है। आप जब 2x का 0 के साथ मिड पॉइंट लेते हो तभी तो x आता है। आप जब 0 का 2y के साथ मिड पॉइंट लेते हो तभी तो y आता है, नहीं आया। अरे भाई एक्स वाई किस चीज का आधा है? तो x 2x का आधा है और y 2y का आधा है। मिड पॉइंट का मतलब तो आधा ही होता है ना उसका, बीच का पॉइंट मतलब आधा, बिल्कुल बीच वाला आधा वाला पॉइंट। तो x किस चीज का हाफ है? 2x का। y किस चीज का हाफ है? 2y का। इसका मतलब अगर यहां पर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट x, 0 होगा तो यहां पर x एक्सिस की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू 0 है, जबकि यहां पर x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2y है। तभी तो 2x और 0 का मिड पॉइंट x आया और 0 और 2y का मिड पॉइंट y आया। कहानी समझ आई? तो ये यहां पर हमें ये भी चीज मिल गई है जिसको हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे कि क्या कहानी होगी, मतलब वो x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे, ये भी हमें यहां पर मिल गया। अब जरा कहानी को थोड़ा सा आगे समझना, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब कहानी, एक सेकेंड, ये क्लियर आ रहा है क्या? ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, ये बिल्कुल क्लियर है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे समझना। यहां पर मुझे क्या क्या दिख रहा है? आपको एक कर्व दिख गया, आपको कर्व दिख गया, उस कर्व पे एक पॉइंट दिख गया pxy। आपने उस pxy पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा तो वो टेंजेंट x एक्सिस को 2x, 0 पे टच कर रहा है, y एक्सिस को 0, 2y पे टच कर रहा है। अब जरा क्वेश्चन की कहानी समझना। मुझे यहां पर इस क्वेश्चन को किसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरेट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसके लिए मुझे dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी। लेकिन dy बाई dx निकालने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, सिर्फ एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है। वो क्या है? आपको यहां पर ये एक लाइन दिख रही है, ये इस तरीके से, यहां पर मैं यही बनाता हूं, इस तरीके से आपको एक लाइन दिख रही है और इस लाइन पर 2 पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आपको अगर इस लाइन पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या? क्योंकि अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया तो मुझे dy बाई dx डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। कहानी समझ आ रही है? मुझे यहां पर ये एक लाइन दिख रही है, इस लाइन पर मुझे 2 पॉइंट भी दिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन में किसी तरीके से मुझे यहां पर इसका स्लोप मिल जाए तो फिर मैं स्लोप को dy बाई dx के इक्वल पुट कर दूंगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो वाला हो जाता है रिजल्ट, टेंजेंट वाला। तो समझो, मैं यहां पर स्लोप ऑफ लाइन AB कैसे निकालूंगा? आपको पता है अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट आपको गिवन है तो आप किस तरीके से स्लोप निकालते हो? फॉर्मूला कौन सा होता है? स्लोप ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स। याद करो, हम लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 10th, हमारा जो 10.2 आई थिंक था, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, या 10.1 में पढ़ा था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से कहानी 11th क्लास में पढ़ा था। 12th क्लास में तो चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी यही था। तो ऐसे ही अगर हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन की कहानी में एक काम करो, इसका नाम x1 y1 दे दो, इसका नाम x2 y2 दे दो। आपके मन में डाउट आ रहा हो इसका x1 y1 क्यों नहीं दिया, तो कर लो, उससे भी कोई चेंज नहीं आएगा, वही चीज मिलने वाली है। तो हम लोग यहां पर y2 माइनस y1 लगाने वाले हैं। y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू ये कितनी है? ये 2y है, अपॉन में x2 की वैल्यू ये रहा 2x है,
माइनस का जो x1 है आपका उसकी वैल्यू ये रहा 0 है, तो 2x माइनस का 0 वैल्यू पुट कर दी। अब 0 में से 2y जाएगा तो माइनस का 2y मिलेगा, 2x में से 0 जाएगा तो 2x मिलेगा, और इज इक्वल टू 2 से 2 गया तो माइनस का y अपॉन एक्स बचा। अब एक छोटी सी बात बताओ, आपने स्लोप ऑफ लाइन निकाला है ए बी, तो क्या ये स्लोप ऑफ लाइन आपने इस पॉइंट पर निकाला है, जो टेंजेंट था वो इस पॉइंट पर निकाला है, तो क्या मैं इसको यहां पर dy बाई डी एक्स कह सकता हूं? जो कर्व का, अगर आप कर्व का डिफरेंशिएशन करोगे एट दिस पॉइंट, कर्व का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे एट दिस पॉइंट, तो वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल आएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन की कहानी में जो चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी, जो चीज मुझे काफी मतलब चाहिए, जो चीज मुझे यहां पर चाहिए, जिसको मेरा मेन फोकस है उसको लेना, वो मेरे को यहां पर मिल गया। भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे यहां पर मिल गई। क्या वैल्यू है dy बाई डी एक्स की? वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस का y अपॉन एक्स। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, अपने फंक्शन को जनरेट करूंगा, जो पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं गिवन उसको पुट करूंगा, क्वेश्चन की कहानी सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले भाई मुझे देखकर यहां पर अगर किसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे ये देखकर लग रहा है कि ये सेपरेबल मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे देखो, एक काम करो, ये जो dy दिख रहा है इसको यहीं छोड़ो, ये जो माइनस का y अपॉन एक्स लिखा है उसको भी यहीं रखो, लेकिन जो dx आपका डिवाइड में दिख रहा है उसको यहां मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ। कहानी समझ आई? अब हमें क्या करना होता है कि y dy के पास y वाला फंक्शन चला जाए, dx के पास x वाला फंक्शन चला जाए, ऐसी कुछ कहानी होती है। तो dx के पास ये x वाला फंक्शन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम करो, ये जो dy दिख रहा है और यहां पर ये जो y दिख रहा है, तो y को यहां से हटाओ और यहां लेकर आ जाओ। माइनस का dx ऐसे ही रहने दो, और जो डिवाइड में x है उसको भी ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। बाद में कांस्टेंट लगाना है। आपको पता है कि अगर आप किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सारे के सारे फंक्शन ही log की फॉर्म में आते हैं, तो जो आप कांस्टेंट लगाते हो वो भी log की फॉर्म में ही आते हैं। मतलब अगर 1 अपॉन वाई का log y हुआ, 1 अपॉन एक्स का log x हुआ, तो जो कांस्टेंट c आएगा वो भी आपका यहां पर log की फॉर्म में ही लगा दो, लेट्स से log c। अब यहां पर उसने, क्वेश्चन वाले ने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि जो ये रिजल्ट है आपके सामने, वो रिजल्ट 1,1 से पास हो रहा था, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। अब एक बात बताओ, अगर ये रिजल्ट यहां पर, मतलब ये वाला कर्व यहां पर 1,1 से पास हो रहा है, ये पॉइंट 1,1 है, ये हमें नहीं पता। 1,1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने अभी यहां पर y की वैल्यू इस तरीके से कहानी सॉल्व कर ली। इसको चाहो तो पहले और सॉल्व करो, फिर बाद में उसे समझाता हूं। चाहो तो और सॉल्व कर लो। ये log y को एज इट इज रहने दो, माइनस का log x प्लस का log c है। भाई आगे पीछे करके लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log c माइनस log x, बस log c पहले आ गया, माइनस log x बाद में चला गया। अब यहां मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे log की प्रॉपर्टी दिख रही है। भाई जो log माइनस में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो फायदा ये होगा कि log y इज इक्वल टू, यहां पर आपका log c अपॉन एक्स आ गया, यहां पर log के अंदर y लिखा हुआ है, यहां पर log के अंदर c अपॉन एक्स लिखा है। अगर आपने दोनों के फंक्शन को कंपेयर करा तो यहां से y मिल जाएगा, यहां से c अपॉन एक्स मिल जाएगा। तो छोटी सी कहानी में आपके पास y की वैल्यू c अपॉन एक्स आ गई, y की वैल्यू c अपॉन एक्स। एक काम करो, x यहां डिवाइड में है, जरा यहां मल्टीप्लाई में भेजो, तो c की वैल्यू आपके पास लेट से yx आ गई, c की वैल्यू yx आ गई, या y की वैल्यू c अपॉन एक्स, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। आप नहीं करना चाहते मत करो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई,
मतलब जो ये वाला ग्राफ है आपके पास वो c अपॉन एक्स टाइप का है, कुछ इस तरीके का आपके सामने ग्राफ है। अब ये वाला ग्राफ 1,1 से पास हो रहा है, मतलब ये ग्राफ की इक्वेशन आ गई आपके पास, इस कर्व की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 1 c अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स टाइप के जो ग्राफ होते हैं ना इस तरीके के, वैसे कुछ यहां पर आपके पास आया है। अब ये वाला ग्राफ 1,1 से पास हो रहा है, याद रखना 1,1 ये वाला पॉइंट जरूरी है ऐसा नहीं होगा, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। 1,1 तो इस ग्राफ पर कहीं भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्राफ की इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स है और ये वाला ग्राफ अगर 1,1 से पास हो रहा है तो इसका मतलब ये 1,1 इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। जब आप ग्राफ की इक्वेशन के अंदर उस 1,1 को पुट करोगे तो रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। तो एक काम करो, जरा 1,1 को पुट कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू भी 1, तो फाइनली c की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू भी 1 आ गई। जरा उस c की वैल्यू को उठाओ और उठा के यहां पुट कर दो, कहां पे, इस वाली में, अपनी मेन इक्वेशन में। क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई ग्राफ किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हट जाती है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ग्राफ आपका किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हट जाती है, तो वही हमने करा। हमने क्या करा, यहां पर उस वाई उसके कोऑर्डिनेट को, जो कर्व है उसके इक्वेशन को निकालने के बाद वो कर्व जिस पॉइंट से पास हो रहा था उसको उठा के पुट कर दिया, तो पुट करने पर वो 1,1 से पास हो रहा था, तो ऐसा करने पर c की वैल्यू भी 1 आ गई। अब जो c की वैल्यू 1 आई है इसको उठा के दोबारा यहां पुट कर दो, ताकि रिजल्ट में आपके पास सिर्फ y और x बचे, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना बचे। ये जो c टाइप के कांस्टेंट है वो ना बचे, नंबर हो सकता है, कांस्टेंट c नहीं हो सकता। तो y इज इक्वल टू c की जगह 1 डिवाइडेड बाय x, ये आपका यहां पर सॉल्यूशन आ गया, इस ग्राफ की इक्वेशन आ गई। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x बोलो या yx इज इक्वल टू 1 बोलो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो ये वाले हमारे पास क्वेश्चन की कहानी थी, जो कि स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट के लिए डायग्राम थोड़ा सा अच्छा था, बाकी तो जस्ट एक नॉर्मल है। क्या ये समझ आए, कमेंट करके बताओ।